हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोबिस्को मेडिकल लाइब्रेरी। और आज के लेक्चर में जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं वो है इन्फार्क्शन। देखिए, सबसे पहले अपन इन्फार्क्शन की डेफिनेशन समझेंगे कि इन्फार्क्शन होता क्या है। उसके बाद अपन इसकी ईटियोलॉजी समझेंगे। फिर अपन उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात करेंगे, पैथोजेनेसिस की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ इन्फार्क्शन की बात करेंगे, और लास्ट में अपन रेड इन्फार्क्ट और व्हाइट इन्फार्क्ट के बीच में डिफरेंसेस समझेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इन्फार्क्शन के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है, या फिर रेड इन्फार्क्ट और व्हाइट इन्फार्क्ट के बीच में डिफरेंसेस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे टॉपिक में से अगर कोई है तो रेड इन्फार्क्ट और व्हाइट इन्फार्क्ट के बीच में डिफरेंसेस ही है, जो अपन इस लेक्चर के लास्ट में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इन्फार्क्शन होता क्या है। अब इन्फार्क्शन होता क्या है उसको समझने के लिए सपोज अपन देखें कि ये एक ऑर्गन है और इस ऑर्गन के अंदर ब्लड सप्लाई लेके आ रही है ये एक आर्टरी। अब अपन कह रहे हैं कि इस आर्टरी के अंदर किसी भी रीजन की वजह से ओकल्जन हो गया है। सपोज यहाँ पे इस आर्टरी के अंदर कोई थ्रोम्बाई का फॉर्मेशन हो गया है या कोई एम्बुलाई का फॉर्मेशन हो गया है, जिसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई हो रही थी इस ऑर्गन के अंदर वो ब्लड सप्लाई कम हो गई है। ब्लड सप्लाई अगर कम हो गई है तो इश्कीमिया की कंडीशन देखने को मिल रही है। और अगर इश्कीमिया देखने को मिलेगा तो उसके बाद अपने को हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हाइपोक्सिया अगर होगा तो उससे क्या होगा, रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी। ये अपन फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं। और यही रिवर्सिबल सेल इंजरी लंबे टाइम तक रहेगी तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाएगी। और इरिवर्सिबल सेल इंजरी के बाद में क्या होगा, सेल डेथ होगी। और यहाँ पे सेल डेथ किससे होगी, नेक्रोसिस से होगी। किससे होगी, नेक्रोसिस से होगी। और ये नेक्रोसिस किस वजह से हुआ है, तो इश्कीमिया की वजह से हुआ है। तो ये कौन से टाइप का नेक्रोसिस होगा, इश्यमिक नेक्रोसिस होगा। इश्यमिक नेक्रोसिस का ही एक और नाम होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस कहते हैं। हाँ कि ना, तो इश्यमिक नेक्रोसिस को ही अपन कोएगुलेटिव नेक्रोसिस कहते हैं। और ये जो एरिया होगा जहां पे नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, इस एरिया को अपन कहेंगे इन्फार्क्ट। क्या कहेंगे, इन्फार्क्ट। और इस पूरे प्रोसेस को अपन कहेंगे इन्फार्क्शन। समझ आया इन्फार्क्शन क्या होता है। अब एक पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है कि सारे के सारे ऑर्गन्स के अंदर जब इन्फार्क्शन होगा तो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट ब्रेन। ब्रेन एक एक्सेप्शन है जिसके अंदर सेरिब्रल इन्फार्क्शन देखने को मिलेगा। और सेरिब्रल इन्फार्क्शन के अंदर जो नेक्रोसिस का टाइप होगा वो लिक्विफेक्शन टाइप का नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। अब लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस क्या होता है, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस क्या होता है, ये सब अपन नेक्रोसिस के लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे बस आपको याद ये रखना है कि ब्रेन के अंदर जो नेक्रोसिस देखने को मिलेगा इन्फार्क्शन के केस में वो लिक्विफेक्शन टाइप का नेक्रोसिस होगा। ये चीज आपसे वाइवा में पूछी जा सकती है, ये चीज आपके एमसीक्यूज में भी आ सकती है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट मैं यहाँ पे और बताना चाहता हूँ कि क्या हमेशा आर्टरी का ही ओकल्जन होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम अपन देखें तो आर्टरी के कॉजेस की वजह से ही इन्फार्क्शन देखने को मिलेगा। आर्टरी के अलावा अपन देखें तो वेन्स के कॉजेस की वजह से भी इन्फार्क्शन देखने को मिल सकता है। माइक्रो सर्कुलेशन के अंदर जो कैपिलरीज होती है उसके कॉजेस की वजह से भी इन्फार्क्शन देखने को मिल सकता है। और हार्ट के कॉजेस की वजह से भी इन्फार्क्शन देखने को मिल सकता है, बट मेनली आर्टरीज के कॉजेस की वजह से देखने को मिलेगा। तो अब है ना, इन्फार्क्शन होता क्या है ये अपने को समझ आ गया है। तो नेक्स्ट अपन अब बात कर सकते हैं ईटियोलॉजी ऑफ इन्फार्क्शन की। और इन्फार्क्शन की जो ईटियोलॉजी है उसे अपन टोटल 4 हेडिंग्स में पढ़ सकते हैं। एक तो हार्ट की वजह से जो कॉजेज होंगे, एक आर्टरी की वजह से जो कॉजेज होंगे, एक वेन्स की वजह से जो कॉजेज होंगे, और इसके अलावा माइक्रो सर्कुलेशन की वजह से जो कॉजेज होंगे। ठीक है, तो इसको आप इधर की तरफ देखिएगा कि अगर मैं बताऊं आपको हार्ट की वजह से क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, तो हार्ट की वजह से कॉजेज में अपन देखें हार्ट ब्लॉक हो गया, या फिर वेंट्रिकुलर अरेस्ट हो गया, या फिब्रिलेशन की कोई कंडीशन आ गई, तो इन सब की वजह से कार्डियक आउटपुट जो होगा वो कम हो जाएगा। और अगर कार्डियक आउटपुट कम होगा तो हाइपोक्सिक इंजरी देखने को मिलेगी। और सारे ऑर्गन्स के अंदर हाइपोक्सिक इंजरी देखने को मिलती है अगर कार्डियक आउटपुट कम होगा, क्योंकि अगर कार्डियक आउटपुट कम है तो जो ब्लड सप्लाई होगी टू द ऑर्गन्स वो भी कम होगी। लेकिन ये जो हाइपोक्सिक इंजरी का इफेक्ट सबसे पहले जिस ऑर्गन पे देखने को मिलता है वो ब्रेन पे देखने को मिलता है। ये एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि हाइपोक्सिक इंजरी का इफेक्ट हर ऑर्गन पे देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ द डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, बट मेनली इसका इफेक्ट सबसे पहले अपने को ब्रेन पे देखने को मिलेगा। समझ आई चीज। तो ये तो अपन ने हार्ट के कॉजेस की बात करी। नेक्स्ट अपन अब बात कर सकते हैं कॉजेज इन आर्टरी। और यही मोस्ट कॉमन कॉज होता है इन्फार्क्शन का। मोस्ट कॉमन कॉज आर्टरी के कॉजेस की वजह से ही होता है। और ये 3 तरीके से अपन देख सकते हैं, एक तो इंट्राल्यूमिनल, एक इंट्राम्यूरल, एक अपन बात कर सकते हैं एक्स्ट्राम्यूरल। इंट्राल्यूमिनल का मतलब है इनसाइड ल्यूमेन, ल्यूमेन के अंदर, यानी कि ये अपनी एक ब्लड वेसल है और इस ब्लड वेसल के अंदर की जो भी ना चीजें होगी जिसकी वजह से इन्फार्क्शन होगा वो इंट्राल्यूमिनल कॉजेस है। इंट्राम्यूरल का मतलब है कि ये ब्लड वेसल है और ये जो इसकी वॉल है, ये जो इसकी वॉल है इस पे जो कॉजेज होंगे उसकी वजह से अगर इन्फार्क्शन हो रहा है तो इंट्राम्यूरल कॉजेज है। और एक्स्ट्राम्यूरल का मतलब है कि ब्लड वेसल है और इसके बाहर कोई चीज है उसकी वजह से अगर इन्फार्क्शन हो रहा है तो एक्स्ट्राम्यूरल कॉजेज होंगे। खुद सोचो कि ब्लड वेसल के अंदर क्या क्या कॉजेज हो सकता है। हो सकता है थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाए, हो सकता है एम्बोलाई का फॉर्मेशन हो जाए, तो यही इसके एग्जाम्पल होंगे, थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म। तो वहीं अगर अपन बात करें
वॉल पे क्या क्या हो सकता है, तो वॉल पे एग्जांपल आएगा आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस। ये अपन सिस्टमिक पैथो के अंदर समझेंगे, जब अपन सीवीएस का चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे अपन आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस ये सब समझेंगे। तो अभी आपको याद रखना है कि इंट्राम्यूरल कॉजेस का एग्जांपल आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस होगा। एक्स्ट्रा म्यूरल में क्या होगा, तो हो सकता है कि भाई ये जो ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल के बाहर में क्या हो जाए, एक ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाए, या फिर अपन देखिए कोई सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाए जो इस ब्लड वेसल के ऊपर क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा। तो ये एक्स्ट्रा म्यूरल कॉजेस हो सकते हैं। ठीक है, और ज्यादातर इन्फेक्शन अपन ने पहले ही कहा कि आर्टरियल ब्लड सप्लाई के इंटरप्शन की वजह से ही दिखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अपन अब बात करेंगे वेन्स के अंदर जो कॉजेस हो सकते हैं, और वेन्स की वजह से जो इन्फेक्शन देखने को मिलेंगे, वीनस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो इन्फेक्शन देखने को मिलेंगे उसे अपन स्टेगनेंट हाइपोक्सिया कहेंगे। आर्टरी के ऑकल्जन की वजह से जो इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है उसे अपन इश्यमिक नेक्रोसिस कहेंगे। और ये जो स्टेगनेंट हाइपोक्सिया होता है ना, ये फर्दर बाद में जाके इश्यमिक नेक्रोसिस ही कॉज करता है। ठीक है जी। अब वेन्स के अंदर भी वापस से तीन रीजंस हो सकते हैं, एक इंट्राल्यूमिनल, एक इंट्राम्यूरल, एक एक्स्ट्राम्यूरल। इंट्राल्यूमिनल इनसाइड द ल्यूमेन, इंट्राम्यूरल अपन देखिए वेसल के वॉल पे, और एक्स्ट्राम्यूरल आउटसाइड द वेसल। तो इंट्राल्यूमिनल का एग्जांपल हो सकता है कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। इंट्राम्यूरल का एग्जांपल हो सकता है वेरिकोज वेन ऑफ लेग, ये लास्ट ईयर आपने एनेट में पढ़ा भी होगा। और एक्स्ट्राम्यूरल का एग्जांपल हो सकता है स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। इसके बाद माइक्रो सर्कुलेशन के अंदर कॉजेस की बात करें, वापस से इंट्राल्यूमिनल, इंट्राम्यूरल, एक्स्ट्राम्यूरल। इंट्राल्यूमिनल का एग्जांपल हो सकता है सिकल सेल अनीमिया, हीमोलिटिक अनीमिया, डीकम्प्रेशन सिकनेस। तो इंट्राम्यूरल का एग्जांपल हो सकता है वेस्कुलाइटिस या फिर फ्रॉस्ट बाइट, और एक्स्ट्राम्यूरल का एग्जांपल हो सकता है बेड सोर्स। तो ये अपन ने बात करी ईटियोलॉजी की। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग सिवियरिटी ऑफ इश्यमिक इंजरी, कि ये जो इश्यमिक इंजरी हुई है वो कितनी सीवियर हो सकती है, उसको कौन कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करेंगे। इसमें टोटल 5 फैक्टर आते हैं। सबसे पहला फैक्टर है एनाटॉमिक पैटर्न, और बहुत ही मेन फैक्टर है ये। देखिए एनाटॉमिक पैटर्न समझाने के लिए मैं 4 एग्जाम्पल आपको देता हूँ। कि सपोज पहला एग्जाम्पल है कि ये अपनी क्या है, किडनी है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल में मैं ले रहा हूँ कि अपनी इंटेस्टाइन है, ये अपनी इंटेस्टाइन है। तीसरा एग्जाम्पल में मैं अपने लंग्स ले रहा हूँ, ये मान लो कि अपने लंग्स है। और फोर्थ एग्जाम्पल में मैं अपना लीवर ले रहा हूँ, ये मान लो कि अपना लीवर है। ठीक है, अब देखो कि है ना, जो किडनी के अंदर ब्लड सप्लाई लेके आ रही है जो आर्टरी, इसके अंदर एनास्टमोसिस नहीं हो रखा है। एनास्टमोसिस लास्ट ईयर आपने एनेट में पढ़ा होगा कि जो आर्टरियल सप्लाई है या जो ब्लड वेसल है उसका किसी दूसरे ब्लड वेसल के साथ में कॉन्टैक्ट अगर एस्टैब्लिश हो रखा है तो उसे एनास्टमोसिस कहेंगे। और अगर एनास्टमोसिस नहीं है मतलब किसी दूसरी आर्टरी के साथ में इसका कॉन्टैक्ट नहीं है। दूसरा अपन देखें कि इंटेस्टाइन के अंदर एक ब्लड सप्लाई हो रही है जिसके अंदर एनास्टमोसिस देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे इस मेन आर्टरी का एक दूसरी मेन आर्टरी के साथ में, ब्लड वेसल के साथ में कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश है। तीसरा अपन कह रहे हैं कि एक मेन आर्टरी है जो कि 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर रही है, और दोनों ब्रांचेस यहाँ पे लंग्स को सप्लाई कर रही है। ठीक है, और इसे अपन कहेंगे पैरेलल ब्लड सप्लाई। और चौथा लीवर के अंदर मैं कह रहा हूँ कि 2 मेन आर्टरीज जो कि सेपरेटली लीवर को क्या कर रही है, ब्लड सप्लाई कर रही है, इसे अपन कहेंगे डबल ब्लड सप्लाई। ठीक है, अब खुद सोचो कि अगर इस आर्टरी का ओकल्जन हो गया किडनी वाली के केस में, तो यहाँ पे कोई और सोर्स है क्या इसके पास कि जिससे वो ब्लड लेके आ पाए, नहीं ला पाएगा। तो यहाँ पे इंफार्क्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जो रिस्क होगा बहुत हाई होगा इन्फेक्शन होने के, क्योंकि यहाँ पे आर्टरीज का कोई एनास्टमोसिस नहीं हो रखा है। दूसरा इंटेस्टाइन के केस में देखो कि यहाँ पे एनास्टमोसिस हो रखा है, तो अगर यहाँ पे ओकल्जन हो भी जाता है तो इसके अंदर ब्लड जो आएगा वो किसी दूसरी ब्लड वेसल से आ सकता है जिसके साथ में ये कॉन्टैक्ट में, तो यहाँ पे जो रिस्क होता है इन्फेक्शन का वो कम होता है। तो वहीं अगर पैरेलल ब्लड सप्लाई की बात करें, यानी कि ये एक आर्टरी है जिसकी 2 ब्रांचेस निकल रही है, सपोज इस एक ब्रांच के अंदर ओकल्जन हो गया तो दूसरी ब्रांच अभी भी ब्लड को रिसीव कर रही होगी और वो इस ऑर्गन को सप्लाई कर रही होगी, यानी कि लंग्स को सप्लाई कर रही होगी। तो यहाँ पे इन्फेक्शन का रिस्क जो है वो मॉडरेट होता है, क्योंकि ब्लड जितना मिलना चाहिए था उतना तो नहीं मिल रहा, लेकिन थोड़ा बहुत ब्लड जो है वो एक ब्रांच से अभी भी मिल रहा है। और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि पार्शियल कंपेंसेशन हो जाएगा, पार्शियल कंपेंसेशन यहाँ पे हो जाएगा बिकॉज ऑफ द पैरेलल ब्लड सप्लाई। तो वहीं अगर अपन देखें लीवर के एग्जांपल में जहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट आर्टरीज ब्लड सप्लाई कर रही है, तो अगर एक का ओकल्जन हो भी गया तो दूसरी वाली ब्लड लेके आ सकती है बड़े आराम से। तो यहाँ पे जो रिस्क होता है इन्फेक्शन का बहुत ही लो होता है। तो ये चारों आपको एनाटॉमिक पैटर्न समझ आए, तो ये पहला फैक्टर था जो कि इश्यमिक इंजरी की सिवियरिटी को डिटरमाइन करेगा। दूसरा फैक्टर जो है वो अपन कह सकते हैं कुछ जनरल और कार्डियोवेस्कुलर स्टेटस, कुछ कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस की बात कर सकते हैं, जैसे कि अनीमिया हो गया, ब्लड लॉस हो गया, या फिर शॉक की कंडीशन आ गई। तो ये सब चीजें क्या करेगी, ये सब चीजें पर्सन को ज्यादा वनरेबल बनाएगी टूवर्ड्स द इफेक्ट्स ऑफ इश्यमिक इंजरी, कि इश्यमिया के इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेंगे अगर ये कंडीशंस पहले से हो रखी है तो। तीसरा रीजन अपन कहेंगे कि कौन से टाइप का टिश्यू इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि टाइप ऑफ टिश्यू इन्वॉल्व।
तो सीधी सीधी बात बोले तो इश्कीमिया के जो इफेक्ट होंगे वो पैरेन्काइमल टिश्यू के ऊपर ज़्यादा देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू द मीजेनकाइमल टिश्यू। ठीक है, ये बात भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट फोर्थ फैक्टर आता है अपने पास रैपिडिटी ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि अचानक से अगर अटैक हो गया, मतलब जितना फास्ट अपन देखे कि इश्कीमिया देखने को मिलेगा, जितना सडन वेस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, जितना सडन वेस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, इश्कीमिया के इफेक्ट्स उतने ही ज्यादा होंगे। मतलब अचानक से हमला होगा तो इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेंगे। फिर फोर्थ फैक्टर आता है अपने पास कि डिग्री ऑफ वेस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन, जहाँ पे सीधी सीधी बात है कि अगर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा होगा तो ज्यादा इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू दी पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन, कि ये ब्लड वेसल है, यहाँ पे कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है तो ब्लड बिल्कुल ही नहीं जा पाएगा, यहाँ पे पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है तो आसपास के रास्ते से ब्लड निकल जाएगा, तो कंप्लीट में ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये अपन ने बात करी फैक्टर्स की। नेक्स्ट अपन बात करेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ इन्फेक्शन। अब ये पैथोजेनेसिस में यहाँ पे फ्लो चार्ट दे रखा है नोट्स के अंदर तो, लेकिन मैं आपको एक डायग्राम से समझाऊंगा। ये एक डायग्राम आप देखिएगा। तो देखिए, पैथोजेनेसिस समझने के लिए अपन कह रहे हैं कि ये एक ऑर्गन है और इस ऑर्गन के अंदर ब्लड लेके आ रही है यहाँ से एक आर्टरी। ठीक है, अब यहाँ पे एक थ्रोम्बाई का फॉर्मेशन हो रखा है। अगर ये थ्रोम्बाई का फॉर्मेशन नहीं हुआ होगा तो उससे पहले बिल्कुल नॉर्मल ब्लड इस ऑर्गन के अंदर आ रहा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब अपन कह रहे हैं कि ये जो ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल के अंदर यहाँ पे थ्रोम्बाई का फॉर्मेशन हो गया, इस वाली साइड पे एक थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो गया है। और अगर इस वाली साइड पे एक थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो गया तो इससे पहले जो ब्लड सप्लाई हो रही थी, क्या उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्या नहीं, इसकी पहले वाली ब्लड सप्लाई जो है यहाँ पे तो ब्लड आराम से आएगा, लेकिन इसके बाद वाली साइड पे जो ब्लड जाना है वो जरूरत से कम जाएगा। यानी कि यहाँ पे एक थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो गया और इस वाली साइड के बाद में जो ब्लड वेसल वाला पार्ट आ रहा है इसमें ब्लड जाएगा कम। अब अगर इसमें ब्लड कम जाएगा तो ऑब्वियस बात है कि इस ऑर्गन के अंदर भी ब्लड क्या जाएगा, कम जाएगा। तो एक इफेक्ट तो ये देखने को मिलेगा कि ब्लड जो है वो ऑर्गन में कम जा रहा है, जिसकी वजह से ऑर्गन के अंदर इश्कीमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा अपन देखें कि ये जो ब्लड वेसल्स की ना लाइनिंग वाली सेल्स होती है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, एंडोथीलियल सेल्स कहते हैं। इन एंडोथीलियल सेल्स को भी ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन एंडोथीलियल सेल्स के अंदर भी, यानी कि इस वाले हाफ के बाद में जो है ना एंडोथीलियल सेल्स आएगी, ये वाली जो एंडोथीलियल सेल्स होगी इनके अंदर भी ऑक्सीजन कम जाएगी, ब्लड सप्लाई कम होगी, तो इन एंडोथीलियल सेल्स में भी इश्कीमिया देखने को मिलेगा। तो दो जगह इश्कीमिया देखने को मिल रहा है, एक तो ये जो ऑर्गन है इस ऑर्गन की सेल्स में इश्कीमिया देखने को मिलेगा, और एक अपन देखें कि ब्लड वेसल की जो ये वाली एंडोथीलियल सेल्स है इसमें भी इश्कीमिया देखने को मिलेगा। समझ आई बात? अब देखो क्या होगा कि भाई ऑर्गन के सेल्स में इश्कीमिया देखने को मिलेगा तो हाइपोक्सिया डेवलप होगा। हाइपोक्सिया मतलब कि ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी तो एटीपी यहाँ पे कम होने लगेगा। क्यों? क्योंकि ना जो सेल्स होगी वो एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस करने लगेगी, जिसकी वजह से एटीपी कम बनेगा। एटीपी अगर कम बनेगा तो सोडियम और पोटेशियम पंप का फेलियर होगा, और सोडियम और पोटेशियम पंप का अगर फेलियर होता है तो सोडियम जो है वो सेल के अंदर आने लगेगा। सोडियम अगर सेल के अंदर आने लगेगा तो पीछे पीछे फिर वाटर भी सेल के अंदर आने लगेगा, और ये जो सेल होगी वो धीरे धीरे करके अपन देखें तो स्वेल करने लगेगी, यानी कि इन सेल्स के अंदर इडेमा देखने को मिलेगा। यानी कि ये जो ऑर्गन की सेल्स है इनके अंदर इडेमा देखने को मिलेगा। ये पूरा इसका प्रोसेस हो गया। दूसरा आप देखिए कि जो एंडोथीलियल सेल्स है इसमें भी इश्कीमिया देखने को मिलेगा। वापिस से वही चीज़ है, हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया होगा तो इन एंडोथीलियल सेल्स का भी इडेमा देखने को मिलेगा, हाँ कि ना? इन एंडोथीलियल सेल्स का भी इडेमा देखने को मिलेगा। दूसरा अपन देखें कि हाइपोक्सिया की वजह से इन एंडोथीलियल सेल्स के अंदर इंजरी देखने को मिलेगी, और अगर एंडोथीलियल सेल इंजरी होती है तो वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। ये अपन एक्यूट इन्फ्लेमेशन के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि भाई अगर एंडोथीलियल सेल इंजरी होगी तो वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ेगी। अब अगर वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ेगी तो आरबीसी, क्योंकि यहाँ पे देखो कि इस ब्लड वेसल के अंदर वाली साइड में क्या होगा, ब्लड होगा, ब्लड के अंदर आरबीसीज होगी। अब यहाँ पे अगर अपन देखें कि वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ गई इंजरी के बाद तो ये जो आरबीसीज है वो बाहर निकलने लगेगी, हाँ कि ना? तो यहाँ पे अपन देखें कि यहाँ पे आरबीसी का भी लीकेज होगा, और फ्लूइड जो अपन देखें कि ब्लड वेसल के अंदर प्रेजेंट था उसका भी लीकेज होगा। अब देखो कि भाई अगर आरबीसी का लीकेज होगा तो उसकी वजह से हेमरेज देखने को मिलेगा, यानी कि रेडिश अपीयरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि आरबीसी लीक हो रही है। और फ्लूइड अगर लीक हो रहा है तो उसकी वजह से इंटरस्टिशियल इडेमा देखने को मिलेगा। इंटरस्टिशियल इडेमा देखने को मिलेगा। अब इंटरस्टिशियल इडेमा क्या है कि भाई ये जो सेल्स अपन बोल रहे हैं इन सेल्स के बीच में ये एक स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, तो ये जो फ्लूइड है वो यहाँ से निकल के इन स्पेस के बीच में जाने लगेगा। तो अब ये ऑर्गन समझो, इस ऑर्गन की सेल्स भी बड़ी हो गई। ठीक है, इस ऑर्गन की सेल्स भी बड़ी हो गई और इनके बीच में जो फ्लूइड था वो भी अब ज्यादा हो गया। तो ओवरऑल ऑर्गन क्या करेगा?
उसके अंदर इडेमा होगा कि नहीं होगा, कि भाई उसके अंदर की सेल्स जो थी वो भी बड़ी हो गई और जो उसके बीच में स्पेस था, सेल्स के बीच में स्पेस था, उसमें फ्लूइड भी ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया, तो ऑर्गन के अंदर इडेमा देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पे सेल्स का भी इडेमा देखने को मिल रहा है और इंटरस्टिशियल इडेमा भी देखने को मिल रहा है, दोनों तरीके का इडेमा देखने को मिल रहा है। और ये सब काम अगर थोड़े टाइम के लिए चल रहा है तो रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी, लेकिन अगर यही चीज 12 to 48 आवर्स तक परसिस्ट करती है तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है। इरिवर्सिबल सेल इंजरी से फिर नेक्रोसिस हो जाता है। नेक्रोसिस होने के बाद में क्या होगा, तो भाई जो नेक्रोटिक टिश्यू होगा उसका प्रोटियोलाइसिस होगा। प्रोटियोलाइसिस अगर होगा तो सराउंडिंग टिश्यू जो होगा उसके अंदर एक्यूट इन्फ्लेमेशन और हाइपरमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। और दूसरा अपन देखें तो आरबीसी का लाइसिस होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, कि आरबीसी का अगर लाइसिस होगा तो दो पिगमेंट रिलीज होंगे, हीमोसिडेरिन और हीमेटोइडिन। एक्चुअल में तो हीमोग्लोबिन रिलीज होगा और वो हीमोग्लोबिन अपन देखें तो कन्वर्ट हो जाएगा हीमोसिडेरिन और हीमेटोइडिन के अंदर, और ये जो है फिर वो इन्फाक्ट वाले रीजन में जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, जिसकी वजह से पेल अपीयरेंस देखने को मिलेगा। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब अपन दो तरीके के इन्फाक्ट बाद में पढ़ेंगे, एक रेड इन्फाक्ट पढ़ेंगे, एक अपन व्हाइट इन्फाक्ट पढ़ेंगे। अब देखो, रेड इन्फाक्ट नाम से पता चल रहा है रेड कलर के होंगे, व्हाइट इन्फाक्ट नाम से पता चल रहा है व्हाइट कलर के होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे ये बात आती है कि जो रेड इन्फाक्ट होते हैं ना वो बाद में ब्राउन कलर के हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये हीमोसिडेरिन और हीमेटोइडिन जो है वो इन्फाक्ट में जाके डिपॉजिट हो रहे हैं, जिसकी वजह से पेल अपीयरेंस देते हैं। तो रेड कलर को थोड़ा सा पेल कर देंगे, थोड़ा सा अपन देखें हल्का कर देंगे, जिसकी वजह से ब्राउन कलर नजर आएगा। तो वहीं जो व्हाइट इन्फाक्ट होते हैं यानी कि जो पेल इन्फाक्ट होते हैं वो विथ टाइम और ज्यादा पेलर होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें भी सेम चीज होगी कि ये वाले पिगमेंट्स जाएंगे हीमोसिडेरिन और हीमेटोइडिन, जिसकी वजह से जो पेल था वो और ज्यादा पेलर हो जाएगा। रेड जो है वो भी थोड़ा पेल होगा तो ब्राउन कलर का नजर आने लगेगा। तो ये चीज आपसे पूछा जा सकता है कि भाई रेड इन्फाक्ट बाद में ब्राउन क्यों हो जाता है? वो हीमोसिडेरिन और हीमेटोइडिन की वजह से हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये अपन ने नेक्रोसिस करा दिया, नेक्रोसिस के बाद में ये चीज हो गई। इसके बाद अपने को पता है बॉडी टिश्यू क्या करता है, हीलिंग प्रोसेस करता है। ये अपन एक्यूट इन्फ्लेमेशन के चैप्टर में समझ चुके। अब हीलिंग प्रोसेस में क्या होगा, ग्रेन्युलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, और ग्रेन्युलेशन टिश्यू जो है जो बनेगा बाद में वो रिप्लेस हो जाता है एक फाइब्रस स्कार से। ये अपने को पता है कि भाई कहीं पे भी इंजरी होती है अपनी बॉडी में कोई ना कोई निशान छूट जाता है तो वही उससे अपन क्या कहेंगे, फाइब्रस स्कार कहेंगे। अब ब्रेन के अंदर क्या होता है, तो सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। बाकी सारे टिश्यू के अंदर फाइब्रस स्कार बनता है, ब्रेन के अंदर सिस्ट बनता है। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ब्रेन यहाँ पे एक्सेप्शन चल रहा है। इसमें नेक्रोसिस भी कौन से टाइप का होता है, लिक्विफेक्शन टाइप का होता है। ठीक है, बाकी सब में कोएगुलेटिव टाइप का होता है, बाकी सब में फाइब्रस स्कार बनता है, ब्रेन में सिस्ट बनता है। ठीक है, और कभी कभी अपन देखें तो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन डेड टिश्यू के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो अगर नेक्रोसिस हो गया यानी कि टिश्यू डेड हो गया है, यानी कि वहां पे डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है। तो ये पूरा मैंने आपको पैथोजेनेसिस इस डायग्राम से समझाया, और अगर आप ऐसे समझेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, पैथोजेनेसिस के बाद नेक्स्ट अपन अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फार्क्ट की। वी विल बी टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ इन्फार्क्शन, जिसमें अपन देखें तो इन्फार्क्शन जो है उसको टोटल 3 बेसिस पे क्लासीफाई करा जा सकता है। पहला अपन देखें अकॉर्डिंग टू द एज, दूसरा क्लासिफिकेशन है कि इन्फेक्शन हो रखा है या नहीं हो रखा है, तीसरा क्लासिफिकेशन है कलर के बेसिस पे। ठीक है, अब देखिए एज के बेसिस पे अपन देखें तो दो तरीके के इन्फार्क्ट देखने को मिल सकते हैं। एक रीसेंट इन्फार्क्ट जिसे अपन क्या कहेंगे, फ्रेश इन्फार्क्ट कहेंगे, तो एक होगा ओल्ड या फिर हील्ड इन्फार्क्ट। ठीक है, तो वहीं जो इन्फेक्शन के बेसिस पे होगा उसमें भी फर्दर दो तरीके के इन्फार्क्ट देखने को मिल सकते हैं। एक तो ब्लैंड इन्फार्क्ट, एक सेप्टिक इन्फार्क्ट। ब्लैंड इन्फार्क्ट का मतलब है जिनके अंदर इन्फेक्शन नहीं हो रखा है, तो सेप्टिक इन्फार्क्ट वो होंगे जिनमें इन्फेक्शन हो रखा है। कलर के बेसिस पे फर्दर दो तरीके के इन्फार्क्ट देखने को मिलते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस पे ही डिफरेंस आता है। एक तो होगा रेड इन्फार्क्ट, रेड इन्फार्क्ट को हेमरेजिक इन्फार्क्ट भी कहा जाता है। तो एक होगा व्हाइट इन्फार्क्ट, या फिर इसे अपन कहेंगे पेल इन्फार्क्ट, या फिर अपन इसे कहेंगे एनेमिक इन्फार्क्ट। क्या कहेंगे, एनेमिक इन्फार्क्ट। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा दो डायग्राम दे रखे हैं, ये दो डायग्राम आप देख सकते हैं। ये जो है वो लंग्स का डायग्राम दे रखा है, जहाँ पे पल्मोनरी इन्फार्क्ट है जो कि रफली वेज शेप्ड का इन्फार्क्ट है, और ये एक तरीके का रेड इन्फार्क्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, और वहीं अगर अपन स्प्लीन के अंदर जो इन्फार्क्ट हो रखा है यहाँ पे, इसे अपन कहेंगे पेल इन्फार्क्ट। ठीक है, अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने को इस पूरे है ना टॉपिक से पढ़नी है वो है रेड इन्फार्क्ट और व्हाइट इन्फार्क्ट के बीच में डिफरेंसेस की। यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, ये टेबल मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम में अगर आएगा आपको यही पॉइंट्स लिख के आने। अब देखिए रेड इन्फार्क्ट किस वजह से हो रहा है, वो हो रहा है कि लूज टिश्यू या फिर जिन ऑर्गन्स के अंदर ड्यूअल ब्लड सप्लाई होती है अगर उनमें आर्टेरियल ओकल्जन हो रहा है, लूज टिश्यू या फिर ड्यूअल ब्लड सप्लाई वाले ऑर्गन्स में आर्टेरियल ओकल्जन हो रहा है तो रेड इन्फार्क्ट देखने को मिलेगा। तो वहीं जो सॉलिड ऑर्गन्स होते हैं जिनके अंदर एंड आर्टेरियल सर्कुलेशन है, यानी कि जिनमें एनास्टोमोसिस नहीं हो रखा है, उनमें जो इन्फार्क्ट देखने को मिलेगा वो व्हाइट इन्फार्क्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि ऑब्वियस बात है व्हाइट क्यों होगा,
क्योंकि यहाँ पे कोई और दूसरा ब्लड आ ही नहीं सकता, तो बिल्कुल पेल अपीयरेंस, व्हाइट अपीयरेंस देखने को मिलेगा। तो रेड इन्फार्क्ट के अंदर थोड़ा बहुत ब्लड जो है वो किसी दूसरी ब्लड सप्लाई से आ रहा होगा, तो रेड इन्फार्क्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में और अपन देखें तो ओविडियन टॉर्सन में वीनस ऑकल्सन हो सकता है। कुछ अफेक्टेड ऑर्गन्स की बात करें तो रेड इन्फार्क्ट अपने को लंग्स में देखने को मिल सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिल सकता है। तो व्हाइट इन्फार्क्ट अपने को सॉलिड ऑर्गन्स में देखने को मिलता है, जैसे कि हार्ट, स्प्लीन और किडनी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, रेड इन्फार्क्ट के अंदर इल डिफाइंड हेमरेजिक मार्जिन्स होंगे, जो बाद में कलर चेंज कर देते हैं ब्राउन कलर में। ये मैंने बताया आपको, पहले रेड होगा, फिर हीमोसिडेरिन और हीमेटोइडिन रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से कलर थोड़ा सा पेल हो जाएगा। और रेड अगर थोड़ा सा पेल होगा तो क्या होगा, ब्राउन होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए ये कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे अपन देखें तो वेल डिफाइंड मार्जिन होंगे व्हाइट इन्फार्क्ट के अंदर, जो कि टाइम के साथ में और ज्यादा पेलर होगा। क्यों होगा, वापस से वही चीज, हीमोसिडेरिन और हीमेटोइडिन रिलीज होंगे। इसके अलावा रेड इन्फार्क्ट के अंदर इडेमा जनरली प्रेजेंट होता है, तो व्हाइट इन्फार्क्ट के अंदर इडेमा जनरली एब्सेंट होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे एक नोट दे रखा है कि सारे के सारे इन्फार्क्शन के अंदर क्या होता है, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होता है, बट ब्रेन के अंदर जो नेक्रोसिस होगा वो लिक्विफेक्शन टाइप का होगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके अलावा एक ये टेबल आप देखिएगा, कुछ कॉमन यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं इन्फार्क्शन के, और इनका ग्रॉस अपीयरेंस बता रखा है, और उसका आउटकम क्या होगा वो बता रखा है। जैसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर जो ग्रॉस अपीयरेंस होगा वो पेल होगा, यानी कि इनके अंदर कौन सा इन्फार्क्ट हो रहा होगा, व्हाइट इन्फार्क्ट हो रहा होगा। और आउटकम ये है कि वो फ्रीक्वेंटली लीथल होता है, ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है। पल्मोनरी इन्फार्क्शन हेमरेजिक होगा, यानी कि रेड इन्फार्क्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये लेस कॉमनली फेटल होता है। सेरिब्रल इन्फार्क्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक इकलौता एक्सेप्शन है जिसमें लिक्विफेक्शन टाइप का नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, और यहाँ पे फाइब्रस स्कार नहीं बनता, ब्रेन के केस में सिस्ट बनता है। और यहाँ पे जो इन्फार्क्शन है वो हेमरेजिक भी हो सकता है, तो पेल भी हो सकता है, और अगर बहुत लंबे टाइम तक या बहुत बड़े केस में हो रहा है तो फेटल होगा। इसके अलावा एक यहाँ पे एग्जांपल आप याद रख सकते हो इन्फार्क्ट स्प्लीन का, जिसके अंदर पेल अपीयरेंस होगा, इट इज नॉट लीथल। और इन्फार्क्ट लीवर का, जिसके अंदर भी पेल अपीयरेंस होगा और वो भी लीथल नहीं होगा। ठीक है, सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. If you found this lecture useful and helpful, then do like, share and subscribe the channel, and thank you for watching.